नमस्कार। आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम आपके टीवी स्क्रीन पर आ चुके हैं, लेकिन इस महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है कि आखिर ऐसा क्या जादू हुआ, योगी आदित्यनाथ का वहां पर क्या जादू चला। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, क्या इन्हीं दो नारों के आसरे महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन जिसको लीड कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जो शिवसेना से निकल करके आए हैं, और अजीत पवार गुट वाली एनसीपी, इन्होंने क्या गुल खिलाया, क्या योगी आदित्यनाथ का वहां पर जादू चला। आइए आज बात करते हैं, पहले परिणामों पर चर्चा कर लेते हैं कि अब तक महायुति गठबंधन को 226 सीटें जीते जाने की पूरी आशंका निकल करके आ चुकी है। 225-226 सीटें उनके खाते में टोटल जा चुकी हैं, और इसमें अकेले देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी को लीड कर रहे हैं वो 131 सीट जीत चुके हैं। अजीत पवार गुट वाली जो एनसीपी है वो 40 सीटें जीत चुकी है, और एकनाथ शिंदे गुट उसने तो कमाल कर दिया, जो शिवसेना से एकनाथ शिंदे गुट निकल करके आया था, 56 सीटें जीत चुकी हैं। इनके ठीक सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं महाविकास अघाड़ी ग्रुप, उसको मात्र 55 सीटें मिली हैं, और महाविकास अघाड़ी ग्रुप सिर्फ एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना से ही चुनाव हार गया है। इसके अलावा अगर बात करें जो टोटल इंडिया गठबंधन है, एमबीए यानी महाविकास अघाड़ी ग्रुप है, उसको 55 सीटें मिलती हैं। इसमें राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ रही कांग्रेस को 19 सीटें मिलती हैं। उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है उसको मात्र 19 सीटें मिलती हैं, और शरद पवार गुट को 11 से 12 सीटें मिल जाने की अब आशंका है। ऐसा परिणाम डिक्लेयर होने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। आरएसएस और बीजेपी का जो कॉम्बो वहां दिखाई पड़ा वो वाकई गजब का कॉम्बो था। आरएसएस और बीजेपी अप्रूव्ड जो नारा था, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, नागपुर के आरएसएस कार्यालय में लिखा गया ये नारा क्या बेहतरीन कमाल का नारा निकल करके आया है इस विधानसभा चुनाव में, खास करके महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के उप विधानसभा चुनाव के कॉन्टेस्ट में। और उसकी लॉन्चिंग भी कराई गई योगी आदित्यनाथ से, जो भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त फायर ब्रांड नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को कहीं ना कहीं पूरी मजबूती के साथ सेटल करने के बाद रुख कर लिया महाराष्ट्र की तरफ, और वहां पर भी बीजेपी को एक बड़ी जीत दिला करके वापस आ गए, और वहां पर बीजेपी ने कमाल का काम कर दिया। सारे के सारे जो एग्जिट पोल के दावे थे वो झूठे निकल गए, सारी की सारी टीवी मीडिया की बातें धरी की धरी रह गई। कोई भी इतनी दमदार जीत महायुति गठबंधन के वहां पर नहीं दिखा रहा था। जिस तरीके से 226 सीटें जीत करके महायुति गठबंधन ने एक प्रचंड दावा पेश किया है अपनी सरकार बनाने का। आपको याद होगा कि जब योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने गए तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नेता, भारतीय जनता पार्टी के अंदर की नेता पंकजा मुंडे ने योगी आदित्यनाथ के द्वारा बोले गए नारे को खारिज किया था। टोटल उसको जो है माना नहीं था, कहा था कि इस नारे की महाराष्ट्र में कोई जरूरत नहीं है। उनके सहयोगी पार्टी एनसीपी जो अजीत पवार गुट हैं, अजीत पवार ने स्वयं इस नारे के लिए कहा था कि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश से आए एक मुख्यमंत्री के नारे की कोई जगह नहीं है, महाराष्ट्र सबको लेके चलता है। उनके द्वारा ये नारा खारिज किया गया। इसके बावजूद भी पंकजा मुंडे, अजीत पवार दोनों को महाराष्ट्र की जनता ने इग्नोर किया, भरोसा किया महाराष्ट्र में बोले गए एक है तो सेफ है के नारे पर, बटेंगे तो कटेंगे इस नारे पर ज्यादा यकीन किया। और नरेंद्र मोदी चुनाव से ठीक 4 दिन पहले महाराष्ट्र छोड़ चुके थे। अमित शाह ठीक 4 दिन पहले अपनी 4 चुनावी सभाएं रद्द कर चुके थे क्योंकि मणिपुर में दंगा हो गया था। लेकिन फिर भी पूरा का पूरा चुनाव या तो देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के हवाले था, या तो फिर अगर स्टार प्रचारक की बात करें, बाहर से आउटसोर्सेज स्टार प्रचारक की बात करें, तो टोटल योगी आदित्यनाथ के सहारे था महाराष्ट्र का बीजेपी चुनाव। लेकिन योगी आदित्यनाथ वहां पर ऐसी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, ये गजब की परफॉर्मेंस योगी आदित्यनाथ के लिए होगी। और योगी आदित्यनाथ का जो भविष्य है वो इस परिणाम के आश्रय कितना सुरक्षित होगा ये तो भविष्य ही तय करेगा। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने वहां पर अपने परचम को लहराया है, अपना झंडा बुलंद किया है, वो आरएसएस में उनके कद को और बड़ा करेगा। अब अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में ऐसा क्या हुआ। एकनाथ शिंदे ने अपने जो इस कार्यकाल में, जो कार्यकाल अपने आप में एक बड़ा रहस्यमय, बड़ा विवादित कार्यकाल था, कैसे कैसे वहां पर सरकार बनी थी पिछली बार में। अगर आप देखें तो पिछली सरकार बनाने से पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी मानी जाती है, जो गुजराती जोड़ी मानी जाती है, उसने अपना पूरा दांव खेला और महाराष्ट्र की 2 पार्टियों के 2 खंड कर दिए। उसमें एनसीपी जो शरद पवार के नाम से जानी जाती थी उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया। इसके अलावा जो शिवसेना थी, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया, और उद्धव ठाकरे की एक शिवसेना बनी, दूसरा
एकनाथ शिंदे की शिवसेना बनी और एकनाथ शिंदे नरेंद्र मोदी के सहारे उस शिवसेना पर कब्जा करने में कामयाब होते हैं और मराठा मानुस नाम का जो दो शब्दों का एक बड़ा नारा बाला साहब ठाकरे ने लॉन्च किया था, उसको अपने पक्ष में कर पाने में पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे कामयाब होते हैं और इस चुनाव में उसको प्रूव्ड भी करते हैं। साथ ही अजीत पवार पर बहुत सारे सोशल मीडिया में मीम्स बने, लेकिन अजीत पवार ने भी एनसीपी पर अपना कब्जा दिखाया। एक समय में यह कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी ने जब पहली बार सरकार बनाई तो बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में वहां पर चुनाव लड़ा गया और बिना बाला साहब ठाकरे के आप महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़कर जीत नहीं सकते थे। जो हिंदू विचारधारा का वोटर था वो बाला साहब ठाकरे के आसरे ही भारतीय जनता पार्टी को वोट करता था। एक समय वो माहौल था, आज वो माहौल है कि शिवसेना दो भागों में टूट गई और यह कहा जाता है कि जो परिवारवाद की पार्टी है शिवसेना, वो परिवारवाद फेल हो गया और विकासवाद वहां पर पास हो गया। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग दावे कर रहे थे अपनी सभाओं में। एकनाथ शिंदे की जो लोकप्रियता थी वो वहां काफी बढ़ चढ़कर काम आई और मराठा के लोगों को एकनाथ शिंदे ये बात बताने में कामयाब हो गए कि मराठा अस्मिता उनसे जुड़ी है और वो मराठा अस्मिता को और शिवाजी का नाम लेकर के उन्होंने जिस तरीके से वोट मांगा वो पूरी तरीके से मराठा के लोगों को ये बात बताने में सफल हो पाए। वहां पर जो लाडली बहन योजना, लाडली किसान योजना, दो योजनाएं ऐसी रहीं जिसने वहां पर महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित किया, किसानों को आकर्षित किया। विदर्भ के किसानों का एक बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र के अंदर बढ़ चढ़कर गूंजता है रोजमर्रा की राजनीति में, लेकिन एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस अपने तालमेल से इन दोनों योजनाओं को लॉन्च करके नरेंद्र मोदी के हाथों, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी कामयाबी हासिल करते हैं। देवेंद्र फडणवीस का चुनावी प्रबंधन वहां पर कमाल का था। जब वहां पर सरकार का गठन हुआ, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। काफी दिनों तक काफी अनबन रही। देवेंद्र फडणवीस इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि वो चूंकि पूर्व में 5 साल अपने नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार चला रहे थे, बीजेपी को रिप्रेजेंट करते थे। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर बीजेपी का परचम बुलंद है। बीजेपी को लीड करने के बावजूद भी जब उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें संतोष करना पड़ा, काफी समय लगा उन्हें इस बात को डाइजेस्ट करने में, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया देवेंद्र फडणवीस उस बात को डाइजेस्ट करते गए और एकनाथ शिंदे को तरजीह देते गए। वो तरजीह आज काम आई कि अब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर के महाराष्ट्र में गुल खिला दिया है। 28% वोट शेयर देवेंद्र फडणवीस ने अकेले भारतीय जनता पार्टी के खेमे में निकाल के दिया है। असली शिवसेना वर्सेस नकली शिवसेना, ये जो फैक्टर था, इसको जीतने में एकनाथ शिंदे कामयाब हुए। एकनाथ शिंदे ये बताने में कामयाब हो गए कि जो मेरी शिवसेना है वो मराठा अस्मिता की लड़ाई लड़ेगी, वो शिवाजी की लड़ाई लड़ेगी। इस बात का भरोसा उन्होंने मराठा के लोगों को दिया और लोगों ने इसी के दम पर उनको वोट दिया। शिवसेना गुट को तोड़ पाने का जो सफल कामयाबी बीजेपी ने हासिल किया था, उसी कामयाबी ने इस 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को खूब कस के वोट दिलाई और 50% से ऊपर का वोट टोटल महायुति गठबंधन को हासिल हुआ महाराष्ट्र में। एनसीपी गुट को तोड़ करके एक बड़ी कामयाबी। बिना शरद पवार के महाराष्ट्र के बहुत सारे हिस्से थे कि वहां पर आप महाराष्ट्र के किसानों को वोट और वोटों को पाने में तब्दील कर पाना कोई भी नेता नामुमकिन सा लगता था किसी के लिए भी। लेकिन जैसे ही एनसीपी टूटती है, उनके भतीजे एनसीपी से निकल करके अजीत पवार एक नई एनसीपी बनाते हैं और महायुति गठबंधन में शामिल होते हैं। मानो भाजपा के लिए तो एक बड़ा पिटारा खुल गया वहां पर वोटर का। भाजपा कामयाब होती दिखी। एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता गजब की दिखी। उन्होंने एक मजदूर से लेकर के एक इंडस्ट्रियलिस्ट तक के बीच में अपना जो नाता कायम किया, एक विश्वास कायम किया, उसका परिणाम आज देखने को मिला है। और अजीत पवार चूंकि मुस्लिम वोटर को साधने में पूरी कोशिश लगाते रहे, चुनावों से ठीक पहले मदरसों में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनके वेतनमान को बढ़ाना, उनके साथ मीटिंग करना, उनको ये विश्वास दिलाना कि हमारी सरकार सर्व समाज की सरकार है। और शायद यही चुनावी स्टंट खेलते हुए उन्होंने योगी आदित्यनाथ के नारों को खारिज किया था। हो सकता है कि यह एक स्ट्रैटेजी रही हो मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए। फिलहाल वो स्ट्रैटेजी उनकी कामयाब होती दिखी। मगर अब बात निकल करके आती है कि क्या 131 सीट पाने के बाद देवेंद्र फडणवीस को फिर उप मुख्यमंत्री पर रहना पड़ेगा, या 131 सीट पाने के बाद इस बार बीजेपी इस बात पर अड़ेगी कि मुख्यमंत्री हमारा होगा, यानी देवेंद्र फडणवीस होगा। हालांकि प्री पोल कोई भी इस तरीके का निर्णय, इस तरीके का कोई भी
स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आया है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, एकनाथ शिंदे ही बनेंगे या देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। हालांकि चुनाव के दौरान कई बार ऐसी बातें सुलगती हुई दिखाई दी, नेताओं की तरफ से, उनके फॉलोअर्स की तरफ से और मीडिया के गलियारों में भी ऐसी खबरें दिखाई दी कि इस बार तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। लेकिन चूंकि यह पूरा का पूरा चुनाव एकनाथ शिंदे के फेस पर लड़ा गया है, तो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को ही कंटिन्यू किया जाए, जैसा हरियाणा में भी देखने को मिल चुका है। आरएसएस की जो बीजेपी को प्रॉपर एडवाइजरी थी वो यहां पर काम आई, जो बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में लूज किया था, कि आरएसएस की एडवाइजरी को दरकिनार किया था, इग्नोर किया था, वो गलती महाराष्ट्र में बीजेपी ने नहीं की है। आरएसएस की एडवाइजरी को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया गया है और उसी का नतीजा रहा कि योगी आदित्यनाथ को इतनी तरजीह मिली। आप ये चीज बिल्कुल करेक्ट जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रॉपर तरीके से आरएसएस को बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर नरेंद्र मोदी के बाद आरएसएस की कोई पहली पसंद है तो वो योगी आदित्यनाथ है। वो हिंदुस्तान के राजनीति का प्रत्येक जानकार आदमी इस बात से नकार नहीं सकता कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त उनके लिए एक आइकॉनिक चेहरे के रूप में है, हनुमान की तरह चेहरे के रूप में आरएसएस उनको देखती है कि आफ्टर मोदी योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा है जो आरएसएस की आइडियोलॉजी को, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को आगे लेकर के जाएंगे और देश उन पर भरोसा करेगा। लेकिन इस चुनाव के मद्देनजर एक और बात करनी आवश्यक है कि जिस महाराष्ट्र के नेक्सस को भेद पाना इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता के बस की बात नहीं थी, उस महाराष्ट्र में 3246 करोड़ रुपए यानी 3246 करोड़ रुपए गुजरात से चलकर महाराष्ट्र आए, तब जाकर के ये परिणाम आया। ये एक बड़ा सवाल है, इस बात पर भी चर्चा आवश्यक है और लगातार शिवसेना के संजय राउत इस बात पर आरोप लगाते रहे हैं और भी तमाम सारे नेता मीडिया से बोलते हुए इस बात पर अपने अपने बयान देते रहे हैं कि 3246 करोड़ रुपए गुजरात से आए और महाराष्ट्र के वोटरों पर खर्च करे गए, पैसे बांटे गए, तरीके से पैसे बांटे गए, महाराष्ट्र के लोगों को यह पैसा बांट करके महाराष्ट्र के लोगों का वोट खरीदा गया। इस तरीके का आरोप भी सामने से लगातार लगाया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे महाराष्ट्र के चुनाव पर, महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस बात पर भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, हमारा चैनल देखते रहिए। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।